हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल के अंतर्गत इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या हैं। आज बेटा अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जो लेक्चर 3 है हमारा, उसमें हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो इन्फेक्शियस हैं, तो वो किसकी वजह से हो रही हैं? वो वेरियस टाइप्स के जो भी माइक्रोब्स हैं या इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उसके कारण से ये डिसीजेस हो रही हैं। और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ये पूरे इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं। ये एयर में भी हैं, ये वाटर में भी हैं, ये फूड में भी हैं, ये डस्ट में भी हैं, हर जगह ये पाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हमारे बॉडी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इफेक्टेड करते हैं। इसका मतलब वो क्या है? वो माइक्रोब्स हैं या वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। अब आपको पता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंतर्गत हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे थे वायरस की। बेटा, आपको पता है कि वायरस है क्या? हम लोग ये जानते हैं कि जो वायरस की स्टडी करते हैं, वो एक साइंस की ब्रांच होती है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वायरसेस। इट इज कॉल्ड नोन एज वायरोलॉजी। लेकिन बेटा, ये जो वायरस हैं, वायरस को किसने डिस्कवर्ड किया, ये मेन पॉइंट है। तो वायरस को जिसने डिस्कवर्ड किया था वो थे दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने वायरस को डिस्कवर्ड किया, और इन्होंने जिस वायरस को डिस्कवर्ड किया वो एक प्लांट था, टोबैको। इसका मतलब है टोबैको प्लांट्स की जो लीव्स थी, वो लीव्स कैसी थी? इन्फेक्टेड थी। जैसे मान लीजिए ये एक टोबैको लीफ है, ये टोबैको लीफ है, और जब दिमित्री इवानोवस्की ने इसको ऑब्जर्व किया, देखा, तो इसमें ब्लैकिश कलर के पाउचेस पाए जा रहे थे। ये जैसे धब्बे होते हैं पैचेस के समान, ये पैचेस के समान पाउचेस लगे थे इसमें। और जो ये पैचेस ब्लैक कलर का था, ये क्या था? ये एक प्रकार का मोज़ेक डिसीज था। ये क्या था? मोज़ेक डिसीज। लेकिन इस मोज़ेक डिसीज में जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा, तो इसी मोज़ेक डिसीज के अंतर्गत इस ब्लैक कलर के पैचेस में उनको कुछ क्रिस्टल दिखाई पड़े। इस प्रकार से उनको बेटा क्या दिखाई पड़े? ऐसे क्रिस्टल दिखाई पड़े, और इस क्रिस्टल का उन्होंने नाम दे दिया कि ये टीएमवी है। इसका मतलब है टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमवी की लीव्स पर उन्होंने मोज़ेक डिसीज को देखा, और मोज़ेक डिसीज को देखने के कारण इसका नाम दे दिया टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। लेकिन इस क्रिस्टल को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अलग से, तो उनको इस प्रकार का वायरस दिखाई पड़ा। जैसे इस प्रकार हम देखें तो ये क्रिस्टल है, तो ये इस प्रकार का ये वायरस दिखाई पड़ा। ये अब आपको ये दिख रहा है, ये कौन सा वायरस है? ये टीएमवी वायरस है। लेकिन बेटा ये याद रखिएगा कि कोई भी वायरस है उसमें दो ही केमिकल कंपोजिशन होता है। एक केमिकल कंपोजिशन होता है डीएनए या आरएनए के रूप में,
और दूसरा होता है प्रोटीन के रूप में। लेकिन जो टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, चूंकि ये प्लांट वायरस है, इसलिए इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए होगा और ये इसका होता है प्रोटीन। ये बेटा प्रोटीन किसकी बना होता है? कैप्सिड की बनी होती प्रोटीन। ये किसकी प्रोटीन बनी होती? कैप्सिड की। तो कोई भी वायरस हो, वो बेटा ध्यान रखिए आप कि उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए आरएनए एक साथ नहीं पाए जाते। और प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन किसका बना है? कैप्सिड के रूप में। इसका मतलब है आरएनए या डीएनए का जो परसेंटेज होगा वो केवल 6% होगा, लेकिन जो प्रोटीन होगी वो 94% होगी। इसका मतलब है कि ये जो प्रोटीन है ये कैसी है? 94% प्रोटीन है। अब 94% प्रोटीन हमने बताया, इसी प्रोटीन की वजह से, चूंकि इस पे कैप्सिड का क्या है? एक आवरण लगा हुआ है, और कैप्सिड का आवरण टूट इसलिए नहीं पाता चूंकि ये बहुत हार्ड होता है। कोई भी वायरस को हमें डेड करना हो तो उसको कैप्सिड को पहले खत्म करना होगा। इसके अंदर इसकी लिपिड्स की लेयर है, उसको डिसॉल्व करना होगा, और जब लिपिड्स की लेयर डिसॉल्व हो जाएगी तो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए लगा है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो डिमिट्री इवानोवस्की ने जब मोज़ेक डिसीज को देखा तो उनको क्रिस्टल ये दिखाई पड़े, और इस क्रिस्टल के रूप में उन्होंने नाम दे दिया कि ये टीएमवी है। अब ये तो पता चल गया कि डिमिट्री इवानोवस्की ने टीएमवी को डिस्कवर्ड किया। इसका मतलब है वायरस बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरियोफेज भी होता है, टीएमवी भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, सार्स भी होता है, कोरोना वायरस भी होता है, एचआईवी भी होता है। आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा इन्फेक्शन, पूरा देश इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। तो कोरोना वायरस को हम क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? उसकी एंटीबायोटिक को, हमें उतने ड्रग्स को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि उस कैप्सिड के, उस वायरस के कैप्सिड को और उसके जो लिपिड्स का अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वायरस हो वो हमारे जब होस्ट के अंदर जाता है तो वो क्या करने लगता है? अपनी फोटोकॉपी तैयार करने लगता है, अपना क्लोन तैयार करने लगता है। क्योंकि हमने वायरस को लिविंग भी कहा है और वायरस को नॉन लिविंग भी कहा है, लेकिन हम किसी एक मत पे नहीं रह सकते कि वायरस लिविंग है या वायरस नॉन लिविंग है। तो क्या है? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब लिविंग क्यों है? क्योंकि कोई भी वायरस अगर वो होस्ट सेल के अंदर रहता है तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसके अंदर कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेगा तो अपनी फोटोकॉपी तैयार करेगा, अपना क्लोन तैयार करेगा और आपको डिसीज दे देगा। और डिसीज देने के बाद वो बिल्कुल जो भी पेशेंट होगा वो एक डेंजरस स्टेज में पहुंच सकता है। तो कोई भी वायरस है तो वो लिविंग इसलिए है क्योंकि उसको सेल मिलती है, और जब सेल मिलेगी तो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो ये तो लिविंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैंने बात की। लेकिन नॉन लिविंग क्या है कि इस वायरस को हम क्रिस्टल के रूप में, हम सैंड पार्टिकल्स के रूप में, हम रवे के क्रिस्टल के रूप में बोतल में बंद करके कई सालों तक रख सकते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं होगा। वायरस का बेटा मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब उसको सेल मिलती है। वो सेल या तो मैन की भी सेल हो सकती है, वो सेल प्लांट्स की भी सेल हो सकती है, वो सेल एनिमल्स की भी सेल हो सकती है। जब तक सेल नहीं मिलेगी तब तक अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो वायरस लिविंग भी है, वायरस नॉन लिविंग भी है। इसका मतलब है इट इज द कनेक्टिंग लिंक। ये एक संयोजी कड़ी है, निर्जीव और सजीव के बीच की संयोजी कड़ी। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट्स आप देख रहे हो उसमें आज उस वायरस की वजह से, चूंकि वायरस एक ऐसा है ऑलवेज हार्मफुल है बेटा, लेकिन बैक्टीरिया का अगर कंपैरिजन से करेंगे तो बैक्टीरिया यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो यूजफुल हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं,
लेकिन वायरस बेटा एक ऐसा माइक्रोब्स है जो ऑलवेज हार्मफुल है, आपको रोग ही फैलाता है। वायरस एयर में है, और आपको पता है, हमने बताया कि जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है, उस इन्फेक्शियस डिसीज के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, वायरस के द्वारा भी ट्रांसफर होते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स में पहला तो हमने आपको बताया कि वायरोलॉजी क्या है, और इसकी डिस्कवरी दिया था डिमिट्री इवानोवस्की ने, और इसमें सबसे पहले हमने बात की टीएमवी की। अब हम बात करते हैं, जरा देखते हैं कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, जिसके द्वारा बेटा एक रोग होता है, और वो एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज अभी तक पूर्ण रूप से नहीं आया। उस रोग का क्या नाम है? उस रोग का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कहीं भी सिंड्रोम शब्द जुड़ता है, इसका मतलब वो डिसीज है, वो रोग है, वो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर हमारे होस्ट को धीरे धीरे क्या है, उसको डैमेज कर रहा है। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो धीरे धीरे खराब कर रहा है। और जब इम्यूनिटी हमारे अंदर खराब हो जाती है, किसी भी वायरस के संक्रमण से इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, तब क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जो भी और डिसीजेस हमारे अंदर अगर नॉर्मल से, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया है, कोई टाइफाइड है, कोई डायबिटीज है, इस प्रकार से कोई जो रोग हैं वो और तेजी से हावी हो जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया टीएमवी के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एचआईवी का, आपको दिखाते हैं कि एचआईवी का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एचआईवी है, जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एचआईवी है, और आप देख रहे हैं कि कोई भी वायरस है तो उसमें दो ही केमिकल कंपोजिशन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो डीएनए या आरएनए, और दूसरा जो बेटा होता है वो प्रोटीन्स के रूप में। ये एचआईवी का स्ट्रक्चर है। चूंकि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, और मैन में बेटा इसके द्वारा जो डिसीज हो रही है वो एड्स नामक डिसीज होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से दो लड़ियां होती हैं आरएनए की, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की इस प्रकार से दो लड़ियां लगी होती हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये एक वायरस है, और इस वायरस का क्या नाम है, हमने बताया एचआईवी। एचआईवी को रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, क्योंकि आरएनए की, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की दो लड़ियां हैं। हमने आपको बताया कि कोई भी एनिमल वायरस होता है उसमें डीएनए होता है, और जो प्लांट वायरस होता है उसमें बेटा आरएनए होता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है,
HIV, चूंकि HIV ह्यूमन के अंदर है, मैन के अंदर है, तो इसमें DNA होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, याद रखिए। इसमें क्या है? RNA। RNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और ये लगी है हमारी कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन के फॉर्म में है। तो कोई भी वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है 6% और जो कैप्सिड प्रोटीन होती है वो होती है 94%। तो ये क्या है बेटा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसके द्वारा जो डिसीज हो रही है वो कौन सी डिसीज है? वो है एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये जैसे अभी हमने टीएमवी को देखा, इसी प्रकार क्या है? ये एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये मैन में एक बहुत खतरनाक बीमारी है, एड्स। आपको पता है कि एड्स का कोई एड्स लाइलाज बीमारी है। ये क्या है? एड्स जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आज जो एड्स हो रहा है सबसे ज्यादा ये किशोरावस्था में हो रहा है। 11-12 साल से लेकर 18 साल के लोगों में जो भी बालक और बालिकाएं हैं उनमें उनके द्वारा ये एड्स रोग काजेस हो रहा है। और बेटा सेक्सुअल इंटरसेप या सेक्सुअल डिसऑर्डर से ये जो रोग है ये ट्रांसमिट होता है, किसी भी महिला से पुरुष में, किसी भी पुरुष से महिला में, महिला से उसके बच्चे में, ये ऐसे ट्रांसफर होता है। और अगर गलत हम सिरिंज का उपयोग करते हैं या किसी को गलत हम ब्लड डोनेट कर देते हैं और उसको अगर हम टेस्ट नहीं करते और कोई व्यक्ति वो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसमें वो एचआईवी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका सिम्टम्स फैल रहा है वो किससे फैल रहा है? वो बेटा फैल रहा है सेक्सुअल डिसऑर्डर। जो भी लैंगिक संपर्क है उसके वजह से ये रोग फैलता है। और जो ये रोग फैलता है एचआईवी के द्वारा उसको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। एसटीडी में बेटा बहुत सारे रोग होते हैं। एक एड्स तो होता ही है जो एचआईवी के द्वारा फैल रहा है, इसके अलावा गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है। तो ये सब ऐसे रोग हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है एचआईवी, जिसके वजह से एड्स नामक रोग बेटा हो रहा है और इसका वायरस ये खतरनाक है। तो वायरोलॉजी के अंतर्गत हमने जो इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात की है उसमें जो वायरस है, वायरस बहुत सारे रोग फैलाता है। कॉमन कोल्ड जो रोग है उसके द्वारा वायरस के द्वारा है। इसके अलावा फ्लू देखते हैं वायरस के द्वारा है। इसके अलावा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वायरस के द्वारा है। इसके अलावा रेबीज जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं ये भी वायरस के द्वारा वायरल डिसीज है। और जो कोरोना वायरस देख रहे हैं इसका नाम ही कोरोना वायरस है कि ये इसलिए हो रहा है, जितना भी सिम्टम्स है ज्यादातर ये वायरस के द्वारा हो रहा है। और आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्यूनिटी सिस्टम लूज कर रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम खराब कर रहा है और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो निरंतर दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स में हमने बात की वायरस के बारे में। दूसरी हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। दूसरा जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है वो बेटा है बैक्टीरिया। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया हमने बताया कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरिया भी फूड कंटेंट में भी हैं, उसके मीडियम से भी आपके बॉडी में बैक्टीरिया जाते हैं, एयर में भी बैक्टीरिया हैं, आपके डस्ट पार्टिकल में भी बैक्टीरिया हैं। और जो आप ड्रिंक ले रहे हैं या कोई पेय पदार्थ ले रहे हैं वो भी अगर पॉल्यूटेड है तो उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं।
क्योंकि मैंने बताया पहले भी, बैक्टीरिया इज ए हार्मफुल एंड यूजफुल बोथ। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल हैं। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलरा। कॉलरा कौन फैलाता है? विब्रियो कॉलरी। इट इज ए कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ये कॉमा के आकार का बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं विब्रियो कॉलरी। कॉलरा डिसीज फैलाता है। बाहर से कोई आप ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं या शुगर जो केन है उसका जूस पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, वो इन्फेक्टेड हो गया, उसकी वजह से आपके अंदर हो सकता है। या कोई आपने फूड मटेरियल लिया, वो कंटामिनेटेड फूड मटेरियल ले लिया है, उसके प्रभाव से भी हो सकता है। तो विब्रियो कॉलरी के द्वारा कॉलरा डिसीज भी हो रही है। इसके अलावा टाइफाइड। टाइफाइड किससे हो रही है? साल्मोनेला टाइफी। इसके अलावा टेटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आप जो देख रहे हैं बहुत सारे। और बेटा ये जो बैक्टीरियल डिसीज है ना, वो कोई ह्यूमन के अंदर और प्लांट एनिमल्स के अंदर तो होती है, प्लांट्स के अंदर भी बैक्टीरियल डिसीज है। आप देखते हैं, हमने बताया था, मार्केट से आप लेमन लीजिए, नींबू, उस नींबू में आप देखेंगे लेमन में कि ब्राउनिश कलर का ब्लैकिश पैचेस लगा हुआ है। ब्राउनिश कलर का ऐसे पैचेस लगा हुआ है, धब्बा धब्बा ब्राउन कलर का। और मार्केट में दुकानदार वो नींबू आपको 10 रुपए के 8 दे देगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड इस वजह से है क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। एक ये बैक्टीरियल डिसीज है। और वो बैक्टीरियल डिसीज क्या है? वो उस बैक्टीरियल डिसीज को क्या बोलते हैं? वो बैक्टीरियल डिसीज जिस माइक्रोब्स की वजह से होता है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा ये बैक्टीरियल डिसीज हो रही है लेमन में। तो एनिमल्स में तो डिसीजेस होती है बैक्टीरिया के द्वारा, ह्यूमंस में भी होती है और प्लांट्स में भी बैक्टीरियल डिसीज होती है। तो अगर हम कुछ डिसीजेस की बात करें, जैसे मैंने बताया कॉलरा। कॉलरा कौन फैलाता है? विब्रियो कॉलरी। और ये कैसा है? इट इज ए कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ये कॉमा के आकार का बैक्टीरिया है। इस प्रकार से ये क्या है? विब्रियो कॉलरी। क्या काज कर रहा है? कॉलरा। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि विब्रियो कॉलरी जो कॉलरा काज हो रहा है। इसी प्रकार आपने देखा है बहुत सारे, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो क्या है? टीबी काज कर रहा है। इसी प्रकार आप देखते हैं साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड फीवर फैला रहा है। तो बहुत सारे ऐसी बैक्टीरियल डिसीज हैं। इसका मतलब ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट्स है जो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज को काज कर रहा है। तो बैक्टीरिया को अगर हम शेप की बात करें तो बेटा बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इसको बेटा बोलते हैं कोकस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रॉड शेप्ड होते हैं, इसको बोलते हैं बैसिलस। कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होते हैं, उसको कॉमा शेप्ड बोलते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरी में। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्नेक लाइक होते हैं, सर्पिलाकार, ये उसको स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। और इस बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरुलम। तो ऐसे हमने बैक्टीरिया की बात की कि इन्फेक्शियस एजेंट्स में वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया भी आते हैं बेटा। अब हम अगले इन्फेक्शियस एजेंट्स में आ रहे हैं, उसका नाम है प्रोटोजोआ। अब बेटा प्रोटोजोआ क्या है? आपको पता है कि प्रोटोजोआ भी बेटा एक ऐसा माइक्रोब्स है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या इन्फेक्शियस एजेंट्स है जो इन्फेक्शन काज्ड करता है और होस्ट बॉडी के अंदर काज्ड करता है। चूंकि ये जितने भी प्रोटोजोअन्स या जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो कैसे हैं? पैरासाइट्स हैं। और आपको बेटा पता है कि पैरासाइट्स इज ए 2 टाइप्स। पैरासाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट।
एक्टोपैरासाइट ऐसे होते हैं जो इंटरनली बॉडी सरफेस पर इंफेक्शन कास्ट करते हैं, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी जिसको बोलते हैं। और एक होता है बेटा एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी, जो होस्ट के अंदर रहता है, होस्ट के अंदर रहकर इंफेक्शन कास्ट कराता है, डिसीज कास्ट कराता है, तो उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। जैसे एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं, एक पैरासिटिक अमीबा की हम बात करते हैं और उसका नाम है उस पैरासिटिक अमीबा का बेटा नाम है एंटमीबा। एंटमीबा, उसका क्या नाम है? एंटमीबा। आपको पता है स्टूडेंट्स कि अमीबा दो प्रकार के होते हैं। एक अमीबा होता है फ्री लिविंग अमीबा होता है, जैसे अमीबा प्रोटियस, अमीबा वेरुकोसा, ये सब कैसे फ्री लिविंग अमीबा है। लेकिन जो एंटमीबा है दिस इज द पैरासिटिक अमीबा। और बेटा एंटमीबा की 3 स्पीसीज पाई जाती है। एक होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक होती है एंटमीबा जिंजीवेलिस, एक होती है एंटमीबा कोलाई। ये जो बेटा एंटमीबा हिस्टोलिटिका या एंटमीबा जिंजीवेलिस है, ये पैरासिटिक है, परजीवी है। आपको पता है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ए एंडोपैरासाइट प्रोटोजोअन्स, ये एंडोपैरासाइट है। आपको पता है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका कैसे हो रहा है? आप मार्केट में गए, आपने वेजिटेबल्स खरीदी और उस वेजिटेबल्स को ठीक से आपने वॉश नहीं किया है, तो क्या होगा? ठीक से जब वॉश नहीं किया और उसको आपने यूज कर लिया खाने के रूप में, तो हो सकता है इसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका का इंफेक्शन हो और उसके होने से आपके अंदर कंटामिनेशन चला जाए फूड के साथ। तो क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो फूड पार्टिकल या कोई कंटामिनेटेड वाटर या ऐसे फूड सोर्सेस के रूप में आपके बॉडी में जा रहा है, तो क्या है? वो हमारे ब्लड से कहां पहुंचता है? वो पहुंचता है हमारे इंटेस्टाइन में। और बेटा इंटेस्टाइन में 2 वॉल होती हैं, एक म्यूकोसा और एक सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा को जब वो काट देगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइन में पहुंचकर, तो क्या होगा? ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, दस्त आएंगे और उससे ब्लीडिंग होगी और वो एक डिसीज बना देगा। उस डिसीज का नाम है अमीबिक डिसेंट्री या अमीबॉयसिस या खूनी पेचिस नामक बीमारी। तो अमीबॉयसिस या अमीबिक डिसेंट्री किससे हो रही है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इट इज द मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है बेटा। ये एक पोषदी अंतः परजीवी है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर किसी फूड सोर्सेज या कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा ये इंजेक्ट हो गया। तो बेटा बाहर से जो भी आप वेजिटेबल्स या कोई भी फूड सोर्सेज लेते हैं, तो उसको ठीक से वॉश करके, ठीक से धुल कर ही आप उसको प्रयोग करें, क्योंकि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने इंफेक्शियस एजेंट्स हैं, ये बेटा इस नेट डाई से हमें नहीं दिखाई पड़ते और हम उसको यूज कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने शाम को हमने फूड लिया और हो सकता है रात में आप बीमार हो गए। तो क्या है? ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका का इंफेक्शन है। दूसरा होता है एंटमीबा जिंजीवेलिस। बेटा एंटमीबा जिंजीवेलिस क्या है? ये जो मैन है, मैन के माउथ में दांतों की जड़ों में पाया जाता है और पायरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। ब्लड को वहां पर स्टोर कर देगा, जितना पस होगा वो स्टोर कर देगा और पायरिया नामक रोग उत्पन्न करेगा एंटमीबा जिंजीवेलिस। लेकिन बेटा एंटमीबा कोलाई ये कैसा प्रोटोजोआ है? ये है तो एंटमीबा की स्पीसीज, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है। ये मैन की कोलन में रहता है लेकिन कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता। बाहर से जो और माइक्रोब्स आ रहे हैं उसको वो किल करने का प्रयास करता है एंटमीबा कोलाई। तो अगर हम ये देखें कि एंटमीबा की इन्फेक्टिव स्टेज का क्या नाम है, तो याद रखो एंटमीबा जो एक प्रोटोजोआ है, उसकी इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बेटा होता है ट्रोफोजोआइट।
इन्फेक्टिव स्टेज सबकी आपको मालूम होने चाहिए। जैसे प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज बेटा क्या है, आपको स्टूडेंट्स बताएं, आपके लेवल से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन इस वर्ष की जो मेडिकल का एंट्रेंस हुआ है नीट 2020 में, उसमें एक ये क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज का क्या नाम है। तो याद रखिए, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है स्पोरोजॉइट। वहां पर ट्रोफोजॉइट्स भी होगा, मीरोजॉइट्स भी होगा, लेकिन बेटा इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजॉइट। लेकिन एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, ट्रोफोजॉइट। तो जैसे अगर हम इसका डायग्राम देखें, ये एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है, इसमें ब्लंट सीडोपोडिया पाए जाते हैं। कैसे सीडोपोडिया है, ब्लंट सीडोपोडिया है। ये न्यूक्लियस होता है, यहां पर ऐसे ब्लड सेल्स होती है इसकी, ये क्या है, ये बेटा होता है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। ये इसका न्यूक्लियस है। तो याद रखना बेटा, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासिटिक अमीबा है, परजीवी अमीबा है, और इसकी इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है ट्रोफोजॉइट। लेकिन प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है वो स्पोरोजॉइट है। तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा ये डिसीज होती है। अब प्रोटोजोआ में और भी आते हैं, जैसे अभी हमने प्लाज्मोडियम की बात कही। बेटा प्लाज्मोडियम की 3-4 स्पीसीज पाई जाती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी। लेकिन जो कॉमन मलेरिया होती है, आपको पता है मलेरिया जो फैलता है उसका मीडियम होता है फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज इसका मीडियम होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर इसका माध्यम है, जिसकी वजह से यह बीमारी फैल रही है मलेरिया। लेकिन वो मादा एनाफिलीज जिस माइक्रोब्स को लेकर आ रही है उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन से मलेरिया नामक रोग होता है, और जिसकी 5-6 दिन की लाइफ साइकिल होती है। आप जब ड्रग्स लेते हैं तो 5-6 दिन के बाद अपने आप ये डिसीज ठीक होती है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत हाई फीवर आता है, 104-105 से ऊपर का फीवर आ सकता है, और आपके बॉडी में तेज शिवरिंग होती है, कंपकपी होती है, जूड़ी बुखार जिसको कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा ये मलेरिया है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है वो बेटा बहुत खतरनाक है। अगर वो इन्फेक्शन किसी को होता है तो उस पेशेंट को बचाना मुश्किल है। तो ये तो हमने बात किया प्रोटोजोअन के बारे में। इसी प्रकार एक प्रोटोजोआ और होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस इसका पूरा नाम है। और ये क्या है, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कास्ट करता है। और इसका जो फ्लाई है, जो मीडियम है इसकी फ्लाई, उस फ्लाई का नाम होता है सीसी फ्लाई। लेकिन सीसी फ्लाई जिस इन्फेक्शियस एजेंट्स या माइक्रोब्स को लेकर आती है उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस। तो अगर इसका फिगर हम देखें ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस का, ये आप देख रहे हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस, बीच में न्यूक्लियस लगा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं लंबा फ्लैजलम निकला हुआ है। ये क्या है, फ्लैजलम। याद रखिए फ्लैजलम की जो ओरिजिन होती है ना, वो कहां से होती है, बेसल ग्रेन्यूल से। ये फ्लैजलम सब लगे हुए हैं इस प्रकार से। और आपको पता है कि फ्लैजलम का 2 मेन फंक्शन होता है।
एक तो लोकोमोशन और कैप्चरिंग ऑफ द फूड। तो ये क्या है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस। इसके द्वारा कौन सी डिसीज हो रही है? स्लीपिंग सिकनेस। तो बेटा बहुत सारे डिसीजेस होती हैं प्रोटोजोअन्स के द्वारा, मैंने बताया। एक तो अमीबी डिसेंट्री की बात की, इसके अलावा प्लाज्मोडियम से इंफेक्शन से मलेरिया डिसीज, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस के इंफेक्शन से स्लीपिंग सिकनेस। इसके अलावा और भी होता है जैसे लीशमानिया डोनोवानी, कालाजार नामक रोग, ब्लैक फीवर जिसको बोलते हैं, जियार्डिया। ये ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जिससे हाई फीवर भी आता है और पेशेंट की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो सीरियस हो सकती है। तो एक तो हमने प्रोटोजोअन्स भी बताया। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स बहुत सारे हैं, वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोअन्स भी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा फंगस की। तो बेटा आपको पता है कि जैसे फंगस की जो हम स्टडी करते हैं वो एक ब्रांच होती है, डिफरेंट टाइप्स के फंगस की जो हम स्टडी करते हैं वो एक ब्रांच होती है बेटा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स के हम फंगस या फंजाई की स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि फंगस कैसे होते हैं या फंजाई कैसे होते हैं? बेटा जितने भी फंगस या फंजाई हैं, बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जो डिसीज कास्ट करते हैं। बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं या सेप्रोजोइक होते हैं। सड़े गले जो डेड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फूड कंटेंट हैं, उसके ऊपर लग जाते हैं। और जो मैन में डिसीज कास्ट करते हैं या एनिमल्स में डिसीज कास्ट करते हैं वो पैरासिटिक फंगस होते हैं। जैसे आपने देखा है, हम सेप्रोफिटिक फंगस की बात करें। अब सेप्रोफिटिक फंगस में क्या है? जैसे एक फंगस आता है राइजोपस स्टोलोनीफर, जिसको ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं और ब्रेड के ऊपर लगता है। इसको ब्लैक मोल्ड क्यों कहते हैं? जो कि फंगस के ऊपर जो पूरी स्पोरेंजिया लग रही है, तो उस स्पोरेंजिया के जो स्पोर्स होते हैं, जब वो हवा के संपर्क में जाते हैं तो वो स्पोर्स कैसे हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए उसको ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। तो जो सेप्रोफिटिक फंगस है वो हमारे कहां फूड कंटेंट के ऊपर भी लग सकता है, ब्रेड के ऊपर भी लग सकता है, पिकल्स के ऊपर लग सकता है, जो सूज वगैरह है उसके ऊपर भी लग जाता है, कभी कभी लेदर के ऊपर लग जाता है। लेकिन बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं। जैसे मैन में हम आपको बताएं बेटा, मैन में जो फंगल डिसीज होती है उसमें दो प्रकार के फंगस हैं, एक तो ट्राइकोफाइटॉन और एक माइक्रोस्पोरम। एक है ट्राइकोफाइटॉन और एक है माइक्रोस्पोरम। बेटा ये दो फंगल जो हमारी स्पीसीज हैं मैन में, इनके द्वारा क्या हो रहा है? रिंग वर्म, जो दाद खाज हो रहा है, इनके द्वारा ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। ये दो ऐसे फंगस हैं जो पैरासिटिक हैं। इसके द्वारा मैन में क्या है? फंगल डिसीज। और फंगल डिसीज आपने देखा है, गले में फंगस होता है, पैर में तलवे पे फंगस हो जाता है, रेडिश कलर का पैचेस हो जाते हैं, धब्बे, वो क्या है? इसी के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे फंगस ऐसे भी होते हैं जो इडिबल फंगस कहलाते हैं, खाने वाले फंगस होते हैं। जैसे आपको पता है कि खाने वाले फंगस में अगर हम बात करें, जैसे मशरूम को अगर देखें तो कैसा फंगस है? इडिबल फंगस है, खाने वाला वो फंगस है। तो जो फंगस होते हैं वो फंगस कैसे हैं? एक तो पैरासिटिक फंगस भी है, सेप्रोफिटिक फंगस भी है, इसके अलावा इडिबल फंगस भी है। लेकिन जो पैरासिटिक फंगस है वो डिसीज कास्ट कर रहे हैं, जो सेप्रोफिटिक फंगस है वो भी इंफेक्टेड कर रहे हैं, उसके भी प्रयोग से हमारे अंदर डिसीज हो सकती है। तो फंगस की जो स्टडी करते हैं वो माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं बेटा। इसके अलावा एक और इंफेक्शियस एजेंट्स की हम बात करते हैं जिसका नाम है हेलमेंथ। हेलमेंथ का मतलब क्या है? कृमि।
हेलमेंस का मतलब क्या है? तो हेलमेंस को बोलते हैं क्रमी, और क्रम मतलब बहुत सारे क्रम होते हैं। जैसे अगर एक हम क्रम की बात करें या हेलमेंस की बात करें, चूंकि ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट्स है, माइक्रोब्स है, तो एक निमेटोड होता है जिसको हेलमेंथ कहते हैं। हेलमेंथ तो बहुत सारे हैं, टेप वर्म भी होता है, वो भी हेलमेंथ है। इसके अलावा एक राउंड वर्म है, वो भी हेलमेंथ है। थ्रेड वर्म है, वो भी हेलमेंथ है। लेकिन एक ऐसा हेलमेंथ है जिसको निमेटोड भी हम कह रहे हैं, उसका नाम है वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। और वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी एक ऐसा बेटा हेलमेंथ है या निमेटोड है जिसके कारण मैन में एक डिसीज होती है, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। एक पैर बिल्कुल हाथी जैसा हो जाता है, जिसको हाथी पांव कहते हैं। तो फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस किसके द्वारा होता है? वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो एक निमेटोड है जिसको हेलमेंथ कह रहे हैं। इसी प्रकार बेटा एक बच्चों में डिसीज होती है हेलमेंथ के द्वारा, और उस क्रम को बोलते हैं, वर्म को बोलते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, जिसके वजह से बच्चों में एस्केरियासिस नामक रोग होता है। बेटा बच्चे क्या है, छोटे होते हैं, मिट्टी खाते हैं उठा उठा के, या गंदी चीजें उठा के मुंह में डाल लिया, तो उसकी वजह से क्या है, पेट में रोग हो जाता है, एस्केरियासिस नामक रोग। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के इन्फेक्शन से ऐसा होता है। तो ये भी क्या है, ये भी बेटा एक इन्फेक्शियस एजेंट्स है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने इस टॉपिक में, जो टॉपिक हमारा हेल्थ एंड डिसीज के अंतर्गत चल रहा था, व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जिसको माइक्रोब्स कह रहे हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोअन्स हो, चाहे वो फंगस हो, और चाहे वो हेलमेंथ हो, इसकी मैंने डिटेल आपको स्टडी कराई है, डिटेल आपको मेरा बेटा बताया है। ये इस वीडियो लेक्चर को बेटा ठीक से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक से सुनिएगा और उसको लर्न करिएगा। अगले लेक्चर में कुछ और हम लेकर आएंगे। इसके बाद बेटा ठीक से और आपको अगले लेक्चर में हम बताएंगे कुछ और चीजें। तो इसको पूरा ठीक से आप लर्न करिए। सभी को बेटा थैंक्स।